बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंफॉर्मेशनल इंस्टीट्यूट। आज हम देखेंगे MTI 631 का लेक्चर नंबर 44 जो कि टॉपिक 151 से स्टार्ट हो रहा है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स, असाइनमेंट, क्विज एंड GDBs के सोल्यूशन मिलते रहेंगे और उसके साथ साथ मिड टर्म एंड फाइनल टर्म के करंट पेपर भी शेयर किए जाएंगे। तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि वो वाली वीडियोस आपकी मिस ना हो। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एरिया एंड वॉल्यूम को एज ए इंटेग्रल डिफाइन किया गया है। तो उसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे इंटेग्रल में, कि हमारे पास इंटेग्रल होगा dx, ठीक है, किसी भी सबसेट s पे डिफाइंड है। जब हम एरिया की बात करेंगे तो हम जो है वो अपने फंक्शंस में n को 2 पुट कर देंगे। जब हम वॉल्यूम को देखेंगे तो हम n को 3 पुट कर देंगे, ठीक है। और उसको फिर डिनोट किस तरह करेंगे, v ऑफ s इज इक्वल टू इंटेग्रल x dx। इसके बाद हमारे पास एक थ्योरम गिवन है और थ्योरम में हमारे पास ये कह रहे हैं कि फंक्शन बाउंडेड है किसी भी बाउंडेड सेट पे। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो इंटेग्रल ओवर बाउंडेड सेट की बात हो रही है। और यहाँ पे देखिए हमें कहा गया एस, ठीक है, सेट एस है, यानी आर नहीं है हमारे पास, रेक्टेंगल नेसेसरली नहीं है, कोई भी सेट एस है और वो कॉन्टिन्यूस होगा एक्सेप्ट उन पॉइंट्स के जिन पे हमारा जो सबसेट है जीरो कंटेंट का है। उन पॉइंट के अलावा हमारे पास वो तमाम पॉइंट्स पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होगा। और हम सपोज कर रहे हैं कि जो पार्शियल एस है वो जीरो कंटेंट है, ठीक है। तो पार्शियल एस के अलावा हमारे पास जितने भी तमाम पॉइंट्स है उस पर हमारा फंक्शन जो होगा वो इंटीग्रेबल होगा। इसके बाद हमारे पास क्या गिवन है कि डिफरेंशिएबल सरफेसेस। डिफरेंशिएबल सरफेसेस हमारे पास ऐसी सरफेस होती हैं जो किसी भी कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर हमारे पास जो कॉम्पैक्ट सबसेट के इमेजेस होते हैं उनको हम कहते हैं कि हमारे पास डिफरेंशिएबल सरफेसेस है। अब कॉम्पैक्ट सबसेट हमारे पास ऐसे सेट हैं जो कि किसी भी क्लोज्ड और बाउंडेड सेट के सबसेट्स हैं, ठीक है। किसी भी सेट के क्लोज्ड और बाउंडेड सबसेट है उनको हम कहते हैं कि हमारे पास कॉम्पैक्ट सबसेट है। तो उनकी जो इमेजेस होती हैं उनको हम कहते हैं कि हमारे पास डिफरेंशिएबल सरफेसेस हैं। अब हमारे पास जब हम यहाँ पे डिफरेंशिएबल सरफेसेस की डेफिनेशन को देखें तो क्या है कि डिफरेंशिएबल सरफेसेस इन आर एन, और एन हमारे पास 1 से ग्रेटर है, 1 नहीं है। 1 से ग्रेटर हम ले सकते हैं R2 है, R3 है, इज द इमेज ऑफ अ कॉम्पैक्ट सबसेट D ऑफ RM। RM हमारे पास एक और सेट है, ठीक है। RM हमारे पास इसकी डोमेन होगी और जो Rn है वो हमारे पास रेंज में आएगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास इस तरह की होगी RM टू Rn इफ m इज इक्वल टू 1। और अगर हमारे पास जो RM है उसकी डोमेन है वो 1 आती है तो उसको हम कहेंगे कि हमारे पास डिफरेंशिएबल कर्व है। इसी से रिलेटेड हमारे पास एक एग्जांपल है सर्कल की। हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, सर्कल किस तरह का डिफाइंड है, जिसमें रेडियस हमारे पास 3 है और ये हमारे पास डिफरेंशिएबल कर्व है, ठीक है। हमने ऊपर यही कहा था कि अगर हमारे पास m इक्वल टू 1 है तो वो डिफरेंशिएबल कर्व होगा। अब इसमें जो इमेजेस हैं उन इमेजेस के लिए हमारा जो डोमेन सेट है RM वो क्या है, 0 से लेकर 2 पाई तक, ठीक है। सर्कल का हमारा इतना ही एंगल होता है 0 से लेकर 2 पाई तक, उसकी इतनी डोमेन है। तो हमने वो डोमेन ले ली अंडर द कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल ट्रांसफॉर्मेशन। अब उसकी ट्रांसफॉर्मेशन R टू R स्क्वायर ले रहे हैं तो हमने यहाँ पे क्या ट्रांसफॉर्मेशन ली, पोलर कोऑर्डिनेट्स में। अब रेडियस हमारे पास R था तो रेडियस यहाँ पे हमारे पास जो सर्कल के कोई है ना उसमें हमारे पास 3 आ गया। तो हम जानते हैं कि हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स में x आता है r cos थीटा, y आता है r sin थीटा। r की वैल्यू यहाँ पे हमने 3 पुट की तो हमारे पास इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। नेक्स्ट हमारे पास फिर स्फीयर गिवन है जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इक्वेशन है। अब स्फीयर में हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को जब डिस्कस करेंगे तो हम जानते हैं कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हमारे पास एक्स इक्वल होता है r cos थीटा cos फाई, y इक्वल होता है r sin थीटा cos फाई और z इक्वल होता है 2 sin फाई। तो यहाँ पे हमारे पास थीटा और फाई दो एंगल इन्वॉल्व हो रहे हैं। थीटा की डोमेन हमारे पास क्या होगी, 0 से लेकर 2 पाई तक। फाई की डोमेन हमारे पास -पाई/2 से पाई/2 तक होती है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। तो हमारे पास जो r की वैल्यू है वो यहाँ पे 2 आ रही है, पुट करेंगे तो हमारे पास इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी जैसे इन्होंने दी है। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है जिसमें कहा गया है कि हमारे पास जो डिफरेंशिएबल सरफेसेस होती हैं उनका जीरो कंटेंट होता है, ठीक है। ये चीज़ आप अंडरलाइन कर लें। उसके बाद हमारे पास एक थ्योरम है जिसमें क्या है कि हम सपोज कर रहे हैं कि हमारा सेट जो है वो बाउंडेड सेट है और उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो कंसिस्ट कर रही हैं डिफरेंशिएबल सरफेसेस को, डिफरेंशिएबल सरफेसेस के फाइनाइट नंबर को, ठीक है। ऐसा सेट जो कि बाउंडेड है और जो डिफरेंशिएबल सरफेसेस के फाइनाइट नंबर एज अ बाउंड्री कंसिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास फिर क्या है कि हमारा जो वो एफ सेट बाउंडेड है और
कॉन्टिन्यूस होगा एक्सेप्ट उन पॉइंट्स के जिनका जीरो कंटेंट है, तो इसका भी हमारे पास ऐसा फंक्शन भी जो है वो उस सेट एस पे जो कि हमारे पास डिफरेंशिएबल सरफेसेस को एज अ बाउंड्री कंसिस्ट कर रहा है उस पर इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, एस हमारे पास एक सेट है और एफ जो है वो हमारे पास फंक्शन है, एफ बाउंडेड है और हमारे पास डिफरेंशिएबल सरफेसेस को कंटेंट कर रहा है, तो एफ हमारे पास उस एस पे जो है वो इंटीग्रेबल है। एग्जाम्पल है हमारे पास एस हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, एस हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जो कि सेमी सर्कल है, क्योंकि हमारे पास एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, तो सर्कल के लिए तो हमारे पास नीचे नेगेटिव क्वाड्रेंट में भी हम जाते हैं, तो यहाँ पे जस्ट हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये सेमी सर्कल है। अब हम इसके लिए फंक्शन ले रहे हैं, फंक्शन हमने किस तरह का लिया है जिसमें हमारे पास ऐसी वैल्यूज है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 1/2, और फिर हमारे पास यही वैल्यू माइनस के साथ है, तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है। ऊपर जो सेट एस गिवन था जो कोई सेमी सर्कल का था, एक्सेप्ट वाई इज इक्वल टू 0 पे, क्योंकि वाई इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास सेमी जीरो कॉन्टेंट आ रहा है। उसके बाद हमारे पास जो थ्योरम है, ये अगले जितने भी हमारे पास थ्योरम है ये तमाम के तमाम जो है हमारे पास इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं। थ्योरम हमारे पास क्या है कि एफ और जी अगर हमारे पास दो इंटीग्रेबल हैं किसी भी सेट एस पे, तो उनका जो सम होगा वो भी इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, और उसको हम किस तरह लिखेंगे कि हमारे पास एफ प्लस जी ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल होगा अलग अलग उनके सम के एफ ऑफ एक्स इंटेग्रल प्लस इंटेग्रल जी ऑफ एक्स। इसके बाद हमारे पास एक थ्योरम है कि फंक्शन अगर हमारे पास इंटीग्रेबल हो किसी भी बाउंडेड सेट एस पे और सी हमारे पास कोई भी कांस्टेंट हो, देन सी एफ इज इंटीग्रेबल ऑन एस, और उसको हम किस तरह लिखेंगे कि हमारे पास फंक्शन के साथ अगर कोई सी भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम अंदर लिखें या बाहर, वो हमारे पास इक्वल आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या थ्योरम है कि अगर एफ और जी हमारे पास इंटीग्रेबल हो सेट एस पे और एफ ऑफ एक्स वाला जो फंक्शन है वो लेस देन हो जी ऑफ एक्स के, तो उन पे जब हम इंटेग्रल अप्लाई करेंगे तो वो जो लेस वाला फंक्शन है वो लेस ही आएगा इंटेग्रल के अपर वाले के। ठीक है, इंटेग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू इंटेग्रल जी ऑफ एक्स डी एक्स। उसके बाद हमारे पास थ्योरम है कि अगर एफ हमारे पास इंटीग्रेबल है तो उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो भी इंटीग्रेबल होगी, और इसी तरह फिर अगर हम फंक्शन पे होल इंटीग्रेबल अप्लाई करें इंटीग्रल के बाद हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो वो लेस देन आएगी इंटीग्रल ऑफ फंक्शन का जब हम एब्सोल्यूट लें और उसके बाद जो इंटीग्रल लें। फिर हमारे पास क्या थ्योरम है कि एफ और जी हमारे पास इंटीग्रेबल हो किसी भी सेट एस पे तो उनका प्रोडक्ट भी इंटीग्रेबल होगा, और इसके अलावा हमारे पास u और v हमारे पास u कॉन्टिन्यूस है और v इंटीग्रेबल है और नॉन नेगेटिव रेक्टेंगल पे डिफाइंड है, तो उनको हम किस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास u ऑफ x और v ऑफ x किसके इक्वल आएगा, u ऑफ x नॉट इंटीग्रल v ऑफ x के। नेक्स्ट हमारे पास क्या थ्योरम है कि s हमारे पास एक सेट है जो कि कंटेंट कर रहा है बाउंडेड सेट टी में, और फंक्शन जो है वो एस सेट पे इंटीग्रेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ एस हमें लिखा है, यानी हमारे पास इंटेग्रल ओवर बाउंडेड सेट की बात हो रही है, तो वो भी इंटेग्रेबल होगा उस बाउंडेड सेट टी पे, और उसको हम किस तरह लिखेंगे, इंटेग्रल टी एफ एस ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटेग्रल एस एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये इस तरह का थ्योरम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने इंटेग्रल ओवर बाउंडेड सेट की बात की थी। उसके बाद फिर हमारे पास इंटरसेक्शन और यूनियन क्या आ रहा है कि अगर हमारे पास एफ जो है वो इंटीग्रेबल हो किसी भी डिसजॉइंट सेट S1 और S2 पे, तो हमारे पास जो इंटीग्रेबल होगा उस S1 और S2 के यूनियन पे भी। ठीक है, S1 और S2 हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स हैं, यानी उनका इंटरसेक्शन 0 है, लेकिन अगर हमारा फंक्शन उन दोनों अलग अलग पॉइंट्स पे इंटीग्रेबल है तो उनका जब हम पॉइंट्स का यूनियन लेंगे तब भी हमारा फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल होगा। उसके बाद हमारे पास क्या थ्योरम है कि अगर हमारे पास फंक्शन इंटीग्रेबल है S1 और S2 पे कि सच दैट उनके इंटरसेक्शन का 0 कंटेंट है, तो वो उसके यूनियन पे इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको आपने जहन में रखना है, एमसीक्यूज वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपने एमसीक्यूज के लिहाज से तो स्पेशल इस तरह प्रिपेयर करना है ताकि अगर कोई भी आपको वैसे उठा के थ्योरम से पूछे कि इसमें क्या चीज़ मिसिंग है, तो आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास इस थ्योरम में इस तरह की प्रॉपर्टीज थी और आगे चल के हमारे पास इस तरह की कंडीशंस आ रही थी। तो यहाँ पे हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। अगर आपको लेक्चर की समझ आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।